नमस्कार। सक्सेस रीडिफाइंड के सीरीज ऑफ वीडियोस के बाद आज जो मैंने एक विषय चुना है वो है एंटरटेनमेंट। लेकिन मैं एंटरटेनमेंट को नए तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ, इसीलिए इस वीडियो का नाम भी एंटरटेनमेंट रीडिफाइंड है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने ये विचार कि एंटरटेनमेंट दरअसल क्या होना चाहिए इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। आइए पहले समझते हैं कि एंटरटेनमेंट की जो चर्चित परिभाषा है, जो वेल नोन डेफिनेशन है, वो क्या है। अगर हम डिक्शनरी को देखते हैं और डिक्शनरी मीनिंग को समझते हैं तो एंटरटेनमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एन्जॉयमेंट, अम्यूजमेंट। उसमें ये भी आता है कि एस्केपिंग फ्रॉम बोर्डम एंड ड्रजरी एंड मैकेनिकल ह्यूमन लाइफ, ये भी आता है। तो मनुष्य जाति ने इस तरह से अपने आप को अम्यूज करने की कोशिश, अपने आप को मनोरंजित करने की कोशिश सदियों से शुरू की है। चूंकि जीवन कठिन है, जीवन में डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं। बोर्डम खासकर मनुष्य जाति के साथ एक बड़ी बीमारी है, वो है बोरियत, और वो है दूसरा है डिप्रेशन या दुख। ये कैसे भी करके मनुष्य को घेर लेता है। आप कितना भी अच्छा जीवन जिए, कितना ही सक्सेसफुल जीवन जिए, लेकिन देर सवेर ये दोनों महाबीमारियां मनुष्य को पकड़ लेती है। तो आसान तरीके हमारे पास अम्यूज़मेंट के, एन्जॉयमेंट के क्या हैं कि हम किसी न किसी माध्यम से खुद को एंटरटेन करें। ये शब्द एंटरटेन आया, मतलब हम हंसें, नाचें, गाएं, शेर व शायरी करें, कुछ फिल्म देखें, कुछ ड्रामा देखें, कुछ पेंटिंग से एंटरटेन हो। किसी भी तरह के जो साधन हैं मौजूद अभी हमारे पास, उसके ज़रिए हम अपनी दैनंदिन समस्या से बाहर हैं। तो बेसिकली बात ये आती है कि हम दैनंदिन समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं और इंद्रियों के सुख से थोड़े वक्त के लिए सुखी होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम हायर लेवल पे डिफाइन करें एंटरटेनमेंट को, तो वो एक तरह का एस्केप है। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आज हमारे सामने आया है। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर किसी भी युग में, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं था। तो ये मॉडर्न टाइम्स की देन है। एंटरटेनमेंट इतना बड़ा एक इंडस्ट्री बना है, ये मॉडर्न टाइम्स की देन है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो कि मशीन से अपनी एक पहचान बनाया, जिसने टेक्नोलॉजी और साइंस का जिसमें भरपूर इस्तेमाल हुआ है, तो एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में भी एक नया परिवर्तन आया। तो मशीनें, पहले फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफी वाली मशीन, फिर सिनेमाटोग्राफी, फिर तरह तरह की और दूसरी चीज़ें आती गई, जिससे टेक्नोलॉजी तो बढ़ी और मनुष्य ने उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक नए शिल्प का आविष्कार तो किया, लेकिन बातचीत और जो उसके कंटेंट है वो पुराना ही रहा या उसी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और कदम कदम पे ये शोध चलता रहा कि कैसे हम इस एंटरटेनमेंट के ज़रिए एक कारोबार भी बना पाए। उसको रुपए पैसे से भी तोला गया इस ज़माने में। पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था। वहाँ तो अगर हम छोटा भी एंटरटेनमेंट करते थे या समझते थे, तो उसमें पैसा खर्च कर देना और पैसा वापस न आना, ये एक समझी हुई बात थी। राजा के आश्रय से, राजा की कृपा से ही बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे सॉन्ग, डांस, ड्रामा के कार्यक्रम आयोजित होते थे। राजा की कृपा नहीं है तो ये कार्यक्रम हो नहीं पाते थे रेगुलर लेवल पे। तो वो एक अलग बात है, कभी उसका भी जिक्र करूँगा कि उस वक्त किस तरह से हमने खासकर थिएटर और डांस एंड म्यूज़िक के ज़रिए समाज में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और किया। तो कुल मिला के अभी जो मैंने बात कही वो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन, जो चर्चित डेफिनेशन है अम्यूज़मेंट, और उसको मैं और थोड़ा सा बेटर डेफिनेशन ये देता हूँ कि हमारे सेंस ऑर्गन्स का प्लेजर। अब यहाँ से मेरी बात शुरू होती है।
इंद्रिय सुख का ही सुख है एंटरटेनमेंट। इंद्रिय सुख क्या है? अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छे घरों में रहना, जिससे हमारे ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे जो हमें आराम भी मिलता है, कंफर्ट का जीवन जिसमें मिलता है। और उसी इंद्रिय सुख में शामिल है दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, एक लव, रोमांस, सेक्स और एक वायलेंस। तो क्या हमारा तमाम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इन्हीं बेसिक इंस्टिंक्ट्स को केटर करने वाला एंटरटेनमेंट बन चुका है? अगर हम ये सवाल उठाएं तो इसके जवाब में हाँ ही मिलेगा। जो एंटरटेनमेंट के ठेकेदार बन चुके हैं, जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए अपनी एक बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं, ख़ासकर हमारा फिल्म वर्ल्ड, हमारा टेलीविज़न वर्ल्ड, हमारा एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड, हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री जिसमें पॉप सॉन्ग्स और उस तरह की म्यूज़िक वीडियोस शामिल है, जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और जिससे बहुत लोग बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। थिएटर को मैं अलग रखता हूँ, चूँकि थिएटर में बहुत पैसा है नहीं। हालांकि थिएटर में भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को केटर करने वाले ड्रामाज किए जाते हैं कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन हिंदी थिएटर में अभी ऐसी बात आई नहीं है। हिंदी थिएटर उस तरह से पनपा भी नहीं है और वो बेसिक इंस्टिंक्ट वाले थॉट वेव से गाइड नहीं हुआ है। मेरी नज़र में ये अच्छी बात है। तो इसलिए हम कुल मिला के बात कर रहे हैं फिल्म, टेलीविज़न, OTT और म्यूज़िक वीडियोस और एड फिल्म्स और इस तरह के मीडियम्स की, जिसमें लोगों ने अपना करियर बनाया है। बाकायदा ये किसी हद तक एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है और करोड़ों अरबों रुपए का इसमें कारोबार चलता रहता है। तो इसमें सफल कार्यक्रम, सफल धारावाहिक, सफल फिल्में आज के टाइम में, और जिसे लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं, एक चर्चित डायलॉग एक फिल्म में सुनने को मिला था, देखने को मिला था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो वो हुआ क्या फाइनली? मैं इतनी बातें बोल चुका हूँ। तो उस एंटरटेनमेंट का अर्थ क्या हुआ? वन लाइन में कहूँ तो वो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट को यदि केटर कर रहा है तो ही वो एंटरटेनमेंट है, बाय एंड लार्ज फॉर जनरल मासेस। तो जनरल मास जो है वो हमारे लोअर इमोशंस से ही गाइडेड है। मनुष्य के भीतर जो लोअर इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, उन्हीं से वो गाइडेड है। और उस फीलिंग को यदि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एंटरटेनमेंट वर्क उसको फुलफिल करता है तो वो वर्क एंटरटेनिंग कहलाता है। ये वस्तु स्थिति है अभी की, ये अभी के मौजूदा हालात की स्थिति ऐसी है। पर क्या ये स्थिति सही है? क्या इस तरह का एंटरटेनमेंट वाजिब है? क्या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चला रहे हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, या कहीं जाने अनजाने कुछ गलती हो रही है और कुछ कमी रह गई है, कमी रह रही है, और हम ठीक तरह से एंटरटेनमेंट को न तो सिर्फ डिफाइन कर पा रहे हैं और ना ही उस पर ठीक से चल पा रहे हैं। इस पर कई वीडियोस पर बात करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं अपने जीवन की यात्रा एक आर्टिस्ट के रूप में कहना चाहूँगा कि मैंने जब जीवन शुरू किया, मैं 17-18 साल की उम्र का था जब मैं कश्मीर से दिल्ली गया और मकसद था कि मैं एक्टर बनूं। और तब जब एक्टर बनने की ख्वाहिश थी तब ग्लैमर ही दिमाग में था, फिल्में ही दिमाग में थी, और ये समझ में आता था कि फिल्मी दुनिया ही एकमात्र एरिया है जहाँ मुझे काम करना चाहिए। लेकिन शुरू में मुझे थिएटर करना चाहिए, तो मैंने थिएटर इस इरादे से, मैं थिएटर की दुनिया में इस इरादे से एंटर किया कि मैं यहाँ सीख के फ़ौरन वो ग्लैमरस फिल्में, वो एंटरटेनिंग फिल्में करूँगा जिसमें नाच, गाना, वायलेंस सब होगा। तो थिएटर के दौरान ही मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मेरे लिए भी आर्ट, कला एंटरटेनमेंट ही थी। मैं यही एंटरटेनमेंट की परिभाषा से अपने आप को भी कन्विंस करता रहा कि हम जनता के मनोरंजन के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और एज एन एक्टर, और जब आप अपने आप को थिएटर के जगत में एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में पेश कर रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को
मनोरंजित करे और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही भी है। इसलिए आपको अपना काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, काम सीखना चाहिए और जो एक एक्टर का जॉब है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी परफॉर्मेंस का असर देखने वाले पे होगा। ये हमारी गाइडलाइन थी। और एंटरटेनमेंट में गुस्सा है, प्यार है, नफ़रत है, थोड़ा सा डांस है, थोड़ा सा म्यूज़िक है, इस तरह से एक विश्वास बना था। मगर जैसे ही थिएटर की दुनिया में प्रवेश किया और धीरे धीरे थिएटर का अध्ययन चलता रहा और थिएटर का इतिहास जाना, संस्कृत ड्रामा, ग्रीक ड्रामा, शेक्सपियरियन ड्रामा, फिर मॉडर्न ड्रामाज, फिर नुक्कड़ नाटक भी, तो थिएटर के ज़रिए कितना कुछ काम हुआ है और थिएटर ने कितना एजुकेट भी किया है, ये बात समझ में आने लगी। और आर्ट की कितनी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये भी सीखा, देखा और चिंतन करने को मौका मिला। तो पहले जो आर्ट फॉर एंटरटेनमेंट था वो बदला आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला कला के लिए, कला के ज़रिए आप बेहतरीन कला को प्रदर्शित करें। उस कला की जो शिल्प है, जिस भी कला से आप अपनी बात कहने जा रहे हैं, उसका जो क्राफ्ट है, उसका जो शिल्प है, उसको आप बहुत ईमानदारी से करें, ईमानदारी से दिखाएं और उसमें एस्थेटिक वैल्यू भी होना चाहिए, सौंदर्य बोध भी होना चाहिए। तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी और वक्त गुजरा और मेरी वैयक्तिक जीवन में एक प्रोफेशनल एक्टर बना, दिल्ली से बम्बई आया, बम्बई में टेलीविज़न और फिर धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में एक एक्टर के रूप में काम करता रहा। एक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं होता है कि वो किस तरह के सब्जेक्ट को चुने। हाँ, वो रोल अच्छा हो, शुरू में उसके मन में यही इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि रोल अच्छा हो और पैसे ठीक ठाक हो। तो इस दृष्टि से कई बार वो नेगेटिव रोल भी करता है, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होता है जिसमें बहुत चीप थ्रिल्स हैं, जिसमें वही बेसिक इंस्टिंक्ट को लेकर ही बात कही गई है। तो एक्टर उस तरह से बहुत ज़्यादा बौद्धिक लेवल पे चिंतन कर नहीं पाता है। तो मैंने भी बहुत सारे टीवी शोज़ किए, बहुत सारे फिल्में की, लेकिन इसी दौरान मेरा एक स्पिरिचुअल ट्रैक जीवन में शुरू हुआ, जहाँ मैंने योग और धर्म की एक बहुत ही सिंसियर ट्रेनिंग हासिल की। साधना जगत की दुनिया में मैं प्रवेश किया, दीक्षित हुआ, मेरे गुरु हुए और मैंने साधना जगत में कुछ कुछ हासिल भी किया। तो उसके बाद चिंतन में परिवर्तन आया और ये भी समझ में आया कि कला की असली भूमिका क्या है। कला केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं है। जब कला का इतिहास के बारे में जाना तो ये पाया कि कला के ज़रिए तमाम गूढ़ फिलॉसफिकल चिंतन, तमाम स्पिरिचुअल आइडियाज़ ड्रामा के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से समाज के सामने पेश किए गए हैं पहले से। हर धर्म ने अपनी गूढ़ बात, अपना गूढ़ विचार कला के ज़रिए रखा है। ये एक नई बात समझ में आने लगी और इस पर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि पुराने लोगों ने कितना डीप और फिलॉसफिकल वर्क किया है आर्ट के ज़रिए। आम आदमी तक वो बात जो केवल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल या जो एक अच्छा साधक है वही समझ सकता है, उसको सिंपल ड्रामा में, सिंपल पेंटिंग के ज़रिए, सिंपल एक मूर्ति के ज़रिए कैसे पहुंचा दिया, ये मेरे सामने एक नई चीज़ें खुली। तो मेरे लिए कला की परिभाषा नई हुई। कला कैनॉट बी एंटरटेनमेंट, आर्ट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, आर्ट इज़ फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसेडनेस, आर्ट इज़ फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज़। और मॉडर्न टाइम्स में हम ये देख रहे हैं कि आर्ट के ज़रिए वैसे भी कुछ एजुकेटिव आइडियाज़ तो प्रचारित और प्रसारित हुए ही हैं। मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसा नहीं है कि आर्ट सिर्फ 100% एंटरटेनमेंट को ही कैरी कर रहा है, लेकिन बहुत से एजुकेटिव आइडियाज़, एजुकेटिव थॉट्स और विचार, खासकर बच्चों के, वो कहानी और छोटे छोटे प्लेज़ और छोटी टेलीविज़न शोज़ के ज़रिए भी या वीडियोज़ के ज़रिए भी पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये काम बहुत अच्छे से हुआ था। और एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या कुछ हुआ है इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो आज की बातचीत का सारांश यही है कि हमने एंटरटेनमेंट को पहले समझा कि वो क्या है। वो बेसिकली सेंस प्लेजर के इर्द गिर्द घूमता है, नॉर्मल जो एंटरटेनमेंट है, और उसी सेंस प्लेजर को देने की कोशिश तमाम आर्टिस्ट करते हैं। इसलिए उनके मन में ये ख्याल रहता है
कि क्या ये बात सामने वाले तक एंटरटेनिंग तरीके से पहुंच रही है। जो विचार मैं कह रहा हूँ उसमें स्त्री पुरुष का प्रेम भी है, वो साधारण प्रेम है, और उसमें बहुत सारे वायलेंट आइडियाज़ भी हैं, वायलेंट थॉट्स भी हैं, और वायलेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, और उसके अलावा कुछ नेगेटिव वर्ल्ड की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ड्रग्स और अल्कोहल और ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पर फिल्में बनाना और टेलीविज़न शोज़ बनाना, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक मामूली हिस्सा बन गया है, जिससे सभी लोग गाइडेड हैं या यूँ कहें मिसगाइडेड हैं। और मैंने अपने जीवन की यात्रा से एंटरटेनमेंट की एक परिभाषा ये दी कि आर्ट आफ्टर अ पॉइंट शुड बिकम अ सोर्स ऑफ स्टडी एंड इट शुड एक्सप्रेस spiritual ideas, spiritual blessedness, philosophical concepts, which not only should people think but also feel. फीलिंग्स भी दो तरह की है, एक हमारी लोअर बॉडी की फीलिंग्स एंड इमोशंस है, और एक हायर इमोशंस है, हायर इंटेलेक्चुअल इमोशन है, हायर डिवोशनल इमोशंस है। तो इससे संबंधित और सारी बातें 2-4 एपिसोड में करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो को देखने सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you so much and namaskar.